Hello everyone, we will start with new chapter Cell the Building Block of Life। ये क्लास 9 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि लाइफ बिगिन हुई कहाँ से, लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ। हम तो सेल सीधा पढ़ लेते हैं, बट सेल कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा ना। जब कोई प्लांट नहीं था, कोई ट्री नहीं था, कोई एनिमल नहीं था, तब लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। तो ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसे स्टडीज हैं कुछ कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड मैनी थिंक दैट इट स्टार्टेड इन द ह्यूज ओशन। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने बोला कि नहीं, ओशन में नहीं, स्मॉल लैंड पूल्स में स्टार्ट हुआ, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूल्स के पास ऐसी कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जो फेवरेबल है फॉर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है पुगा वैली का। पुगा वैली लद्दाख में, और पुगा वैली में हॉट स्प्रिंग्स है दैट रीच नियर बॉइलिंग टेम्परेचर्स इन फ्रीजिंग क्लाइमेट। फ्रीजिंग क्लाइमेट में भी इसमें से जो पानी आता है वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस, और इतना हॉट होने के बाद भी इसमें ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स मिले हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं इजीली। दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड थर्मोफाइल्स। थर्मो मतलब हीट, हीट लविंग बैक्टीरिया है, सिंगल सेल्ड है और हीट लविंग बैक्टीरिया इसमें से मिले हैं। दे आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लाइफ क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो पुगा वैली है, इसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस मैच करती हैं अर्थ से, व्हिच लुक लाइक 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जो अर्थ का एनवायरमेंटल कंडीशन था, वो ही पुगा वैली के वाटर में कंडीशन है। तो जो यहाँ बैक्टीरिया मिले हैं वो दे आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सो थर्मोफाइल्स, ओके, हॉट स्प्रिंग्स में ऑर्गेनिजम्स जो मिले हैं वो थर्मोफाइल्स है, हीट लविंग बैक्टीरिया, यूनिसेल्यूलर है, सिंगल सेल्ड है, एंड कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। सो बैक्टीरिया तो मिल गए। अब बैक्टीरिया जो थे ये सर्वाइव कर कैसे रहे? हाउ दीज फर्स्ट सेल्स वर प्रोटेक्टेड? अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ वाज अ वायलेंट प्लेस विद डेडली रेडिएशन फ्रॉम द सन। हॉट वाटर तो है, सन की भी डेडली रेडिएशन है, उससे प्रोटेक्शन मिल कैसे रही है? तो साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ फेल्यूलर साइंसेज जो लखनऊ में है, ये इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने देखा, they discovered that calcium carbonate was formed very quickly around the Puga Valley hot springs. Very important name, calcium carbonate एक कंपाउंड है, CaCO3, ये फॉर्म हो रहा है, ये ऐसा दिखने में कुछ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है पुगा वैली में। ये कैल्शियम कार्बोनेट एक नेचुरल शील्ड के जैसे वर्क कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है उन बैक्टीरिया को फ्रॉम दैट हार्श एनवायरमेंट, ठीक है, और एक मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प कर रहा है। This protection helped the ingredients stay together long enough to form the very first cell membrane, that is the outer boundary of a cell. कहने का मतलब सिंपल वर्ड्स में सिर्फ इतना है कि कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है that is formed and it is protecting the bacteria from that harsh environment, ठीक है। और वही कैल्शियम कार्बोनेट एक सेल मेम्ब्रेन बनाने की हेल्प कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन बना रहा है। विदाउट दैट सेल बाउंड्री सेल कैन नॉट एग्जिस्ट। सो सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्टिंग दोज बैक्टीरिया, और सेल मेम्ब्रेन बना किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका बताया कि सेल मेम्ब्रेन बन गया, अब लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। नाउ लाइफ इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सेल्स, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। ये आप सब जानते हो। यूनिसेल्यूलर वन सेल जिसमें एक ही सेल सारा काम करता है, बैक्टीरिया एंड यीस्ट, एंड मल्टीसेल्यूलर मींस द large number of cells, millions of cells working as a team, जैसे कि plants. Now hierarchy of multicellular life भी आप पढ़ के आए हैं। सेल क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है ना, जैसे कि मसल सेल। टिश्यू क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ग्रुप करते हैं, सिमिलर सेल्स ग्रुप करते हैं टू परफॉर्म अ शेयर्ड फंक्शन, जैसे कि मसल टिश्यू। ऑर्गन क्या है? डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू परफॉर्म अ मेजर टास्क, अ स्पेशल टास्क, जैसे कि हार्ट। हार्ट ऑर्गन है, बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बना है। ऑर्गन सिस्टम क्या है? होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर। एग्जाम्पल, सर्कुलेटरी सिस्टम मेड अप ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स। ऑर्गेनिज्म एक कंप्लीट लिविंग बीइंग व्हिच इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। Now next is resolving power और resolution. Resolving power क्या होता है? It is ability of eye या कोई भी optical instrument, माइक्रोस्कोप ले लो, टेलीस्कोप ले लो, आई ले लो, कोई भी, ability of any instrument to distinguish between two closely spaced objects as separate entities rather than a single blurred image. दो substance को, दो objects को separate दिखाना,
वो एबिलिटी को हम रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। जैसे ये देखिए, नॉट रिजॉल्व, राइट, मैंने इसको किसी माइक्रोस्कोप में प्लेस किया तो जस्ट रिजॉल्व है, किसी और माइक्रोस्कोप में प्लेस किया, अब मुझे ये दो सेपरेट दिख रहे हैं, सो दिस माइक्रोस्कोप हैज मोर रेजोल्यूशन, मोर रिजॉल्विंग पावर। तो एबिलिटी टू सी वेरी टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, दैट इज रिजॉल्विंग पावर। तो जितनी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर अच्छा, उतना अच्छा माइक्रोस्कोप है ना। सो our eye does not have that resolving power, ज्यादा थोड़ी है, तभी तो आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर देता है। ओके, सो रिजॉल्विंग पावर, एबिलिटी ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट to distinguish between two closely spaced objects or separate entities rather than a single blurred image. Okay, now what is near point? Near point होता है कि आप विदाउट एनी स्ट्रेन कितना मिनिमम डिस्टेंस पे रीड कर सकते हो। एक नॉर्मल आई जो है वो 25 सेंटीमीटर तक रीड कर सकते हैं, ये आपकी आई और ये 25 सेंटीमीटर। आप बुक को 25 सेंटीमीटर तक कंफर्टेबली रीड कर सकते हो, 25 सेंटीमीटर से लेस आपकी आईज पे स्ट्रेन पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अगर मैं 25 सेंटीमीटर पे दो डॉट्स बना दूं, मुझे अगर उन दो डॉट्स को डिस्टिंक्ट देखना है, सेपरेटली देखना है, तो इन दो डॉट्स में 0.1 mm का गैप कम से कम होना चाहिए। ओके, एट दिस 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मिनिमम सेपरेशन needed to see two points as distinct is 0.1 mm. 0.1 mm से कम होते ही human eye blends them together into a single point. आप उसको दो सेपरेट डॉट्स में नहीं देख पाओगे। ठीक है, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है आई की, 0.1 mm। 0.1 mm से कम, 0.1 mm आप आई होप समझते हो, जो 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर वाला स्केल होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 गैप्स होते हैं, दिस इज 0.1 mm, 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर और 1 mm, ये वाले 1 mm को आप 10 हिस्सों में डिवाइड कर दो, दैट इज 0.1 mm। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर पे मिनिमम सेपरेशन बिटवीन दोस टू पॉइंट शुड बी 0.1 mm। अगर 0.1 mm से कम हुआ गैप तो ह्यूमन आई उसको नहीं देख सकती, लिमिट उसकी खत्म हो गई है, अब हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है। ठीक है, तो अब बिग क्वेश्चन, हाउ डू वी स्टडी सेल्स, क्योंकि सेल्स तो है वो 0.1 mm से बहुत कम है, उनके बीच में डिस्टेंस 0.001 mm या 0.05 mm के बीच में रहता है। सो दे फॉल बिलो आवर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, आवर आई कैन नॉट सी देम डिस्टिंक्ट। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये दो टाइप के आपने पढ़ने हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, लेंसेज यूज होते हैं, ये आप लेंसेज देख सकते हैं, यहाँ आईपीस में एक लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव में लेंस होता है, एंड विजिबल लाइट का यूज करते हैं। विजिबल लाइट मतलब जो जैसे सन से लाइट आ रही है, रेड ब्लू येलो जो आप देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है, ये रहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Magnification of light microscope is up to 1000 times and electron microscope में 1 लाख से 5 लाख टाइम्स तक होता है। लाइट माइक्रोस्कोप लोअर रेजोल्यूशन का होता है, इसमें काफी ज्यादा रेजोल्यूशन है, सो इट इज बेटर फॉर अस। लाइट माइक्रोस्कोप में आप लिविंग सेल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप लिविंग सेल्स नहीं ऑब्जर्व कर रहे, सैंपल मस्ट बी डेड। लाइट माइक्रोस्कोप क्योंकि इसका रेजोल्यूशन लोअर है, मैग्निफिकेशन लोअर है, तो आप जनरल शेप देख सकते हो, लार्जर पार्ट्स जैसे न्यूक्लियस देख सकते हो, लेकिन टाइनी और स्ट्रक्चर्स के लिए जैसे मेम्ब्रेन देखना है, राइबोसोम देखना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाईली डिटेल्ड है क्योंकि रेजोल्यूशन अच्छा है, ये लेस डिटेल्ड है। Now why do we need microscope? क्योंकि सेल्स का साइज बहुत छोटा है। ह्यूमन आई लिमिट क्या है, 0.1 mm और 100 माइक्रोमीटर। कन्वर्जन्स आपको पता होना चाहिए, 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ओके, मतलब 1 मीटर को आप 10 लाख से डिवाइड कर दो, 6 zeros, इतना छोटा है माइक्रोमीटर। और 0.1 mm को मैं मीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो 0.1 × 10⁻³ 1000 से डिवाइड करते हैं। आई होप पता होगा, किंग हेनरी टाइड वाला रूल लगा लेना, 0.1 × 10⁻³ विच इज 10⁻⁴ मीटर। और इसे कन्वर्ट करो 100 × 10⁻⁶ विच इज 10⁻⁴ मीटर। तो आप कुछ भी बोल लीजिए। सो 0.1 mm ह्यूमन आई का लिमिट है। आई होप समझ आ गया था आपको। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर पे दोनों डॉट्स के बीच में 0.1 mm डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम। 0.1 से कम होगा तो आप उसको सिंगल डॉट के जैसे देखोगे। अब एनिमल और प्लांट सेल यूजुअली बिटवीन 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर वाइड
ये तो और कम हो गया। तो हमें इसके लिए लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत है टू सी द डिटेल्स। बैक्टीरियल सेल्स जो है वो 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर है और स्मॉल, तो हमें स्ट्रॉन्ग लाइट माइक्रोस्कोप चाहिए। वायरसेस एंड ऑर्गेनेलीज और स्मॉल हो गए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी से ही मैंने पेस्ट किया, तो आपको एक विजुअलाइजेशन के लिए आपको एक अंदाजा लग जाएगा। देखिए 1 mm आप जानते हो कितना होता है, बताया था 1 mm, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इनके बीच में 10 का गैप होता है, ये आपका 1 mm, ये आप इजीली देख सकते हो। तो अब आप देखते जाओ, ये एमीबा थोड़ा और स्मॉल हो गया, आपको इसके लिए आपने कुछ एमीबा को आप नेकेड आई से देख सकते हो। फिर ये वाली रेंज में आ जाते हैं आपके प्लांट सेल, एनिमल सेल। न्यूक्लियस 10 माइक्रोमीटर से भी छोटा हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ये आप देखो ये स्मॉल होता जा रहा है। तो इतने पार्ट के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत है, विच इज वेरी डिटेल, विच हैज वेरी हाई रेजोल्यूशन पावर। और यहाँ से लेके ये ऑरेंज तक, यहाँ तक हमें लाइट माइक्रोस्कोप चाहिए, और ये वाले सारे आप अनएडेड आई से भी देख सकते हो। चलिए अब आता है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप्स टू सी द सेल। रॉबर्ट हुक 1665 में सेल, इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप खुद डिजाइन किया था। उसमें एक कॉक रखा। कॉक क्या होता है? डेड टिश्यू होता है, जो बहुत ओल्ड ट्री होता है, उसका जो ब्राउन वाला पार्ट है स्टेम से निकाल लो, वो देखा था इससे। तो उसमें उसने देखा एम्प्टी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स है, ऐसे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स है। तो तब उसने टर्म कॉइन किया था, मतलब सेल, इसने पहली बार टर्म यूज किया था सेल। इसने एक कंपार्टमेंट, एक रूम को सेल बोल दिया था। अच्छा, फिर एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप का यूज करके लिविंग सेल्स ऑब्जर्व किए थे। फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व लिविंग सेल। ओके, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द डेड सेल, ही सॉ डेड सेल, इसने लिविंग सेल डिस्कवर किए। बैक्टीरिया, स्पर्म सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स भी देखे पॉन्ड वाटर में। ओके अच्छा, ये आपका वैसे थोड़ा एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ अभी। इसमें जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? अब आते हैं अपने माइक्रोस्कोप पे। माइक्रोस्कोप हैज आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस के पास एक लेंस है, ऑब्जेक्टिव के पास एक लेंस है। ठीक है, आईपीस जो है दैट कॉन्वेक्स लेंस सपोज हैज मैग्निफिकेशन ऑफ 5 टाइम्स, सपोज ऑब्जेक्टिव लेंस का सपोज है 4 टाइम्स। तो आपका जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा दैट इज MO into ME, मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस। तो 5 into 4 20 टाइम्स होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल मैग्निफिकेशन इज ऑब्जेक्टिव लेंस पावर इंटू आई लेंस पावर, MO into ME। तो आगे बोला है सपोज योर आईपीस इज 10 टाइम्स एंड योर ऑब्जेक्टिव लेंस इज मैग्निफिकेशन इज 40 टाइम्स, तो मैग्निफिकेशन टोटल हो गया 400 टाइम्स। ओके, ये वाला थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, बाद में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। नाउ साइंटिस्ट हैव इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स बाय फोकसिंग ऑन 3 मेन फीचर्स, एनसीईआरटी में गिवन है। 3 मेन फीचर्स कहते हैं, मैग्निफिकेशन पे फोकस करते हैं। मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाई करना, एबिलिटी टू मेक अ टाइनी ऑब्जेक्ट लुक मच लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज। और दूसरा उन्होंने फोकस किया रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इमेज क्लैरिटी, मेजर ऑफ इमेज क्लैरिटी कि 2 क्लोज पॉइंट्स को आप कितना सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट दिखा सकते हो, दैट इज रेजोल्यूशन। ओके, एंड थर्ड उन्होंने फोकस किया कंट्रास्ट पे। एक अच्छा माइक्रोस्कोप होगा जिनकी ये तीनों चीजें ग्रेट है। कंट्रास्ट अच्छा होना चाहिए, डिफरेंस इन brightness and color between different parts of an object or between the object and its background, वो अच्छा होना चाहिए। कंट्रास्ट अच्छा होगा तो आप अच्छा से देख पाओगे ना, अगर सब एक जैसे कलर के देखेंगे you will not be able to distinguish। चलिए अब आते हैं, अब हमारा माइक्रोस्कोप भी सेल के बारे में पता चल गया, अर्ली सेल्स कैसे थे। फिर हमें पता चल गया कि अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट था जो प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर हमें सेल का साइजेस का समझ आ गया, माइक्रोस्कोप आ गए। अब हम उनके ऑर्गेनेलीज और उनके फीचर्स पढ़ते। चलिए, सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल का हर सेल में मिलेगा। थिन बाउंड्री है दैट सराउंड्स अ सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट्स। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल एंड इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल की आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। काफी थिन बाउंड्री है, प्रोटेक्शन देती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सिलेक्टिवली अलाउ करेगी, सबको अलाउ नहीं करेगी। इट अलाउज ओनली स्पेसिफिक सब्सटेंसेस टू पास थ्रू व्हाइल ब्लॉकिंग अदर्स फ्रॉम एंटरिंग और लीविंग। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी से ही मैंने कॉपी करा है, ये वही लिखा हुआ है। ओके चलिए, एक लास्ट, ये कुछ बहुत अच्छा पॉइंट था यहाँ पे
You have learned how oxygen and CO2 move across membranes of alveoli in the lungs. How does the structure of cell membrane in the cells of alveoli control the movement of substances? ग्रेड 7 क्यूरोसिटी में चैप्टर 9 से मैंने पेस्ट किया है, वहां पे एल्वियोलाई का डिस्कशन किया हुआ। आई होप आपको एल्वियोलाई का फंक्शन पता होगा। गैसियस एक्सचेंज, CO2 एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन एंटर करता है ब्लड में एंड CO2 लीव करता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछना है कि सेल मेम्ब्रेन एल्वियोलाई की कैसे होनी चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई कैसा होना चाहिए टू कंट्रोल द मूवमेंट। ऑब्वियसली थिन होना चाहिए। थिन क्यों होगा? रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। सिलेक्टिवली परमिएबल होना चाहिए। सिलेक्टिवली परमिएबल होगा ना गैसेस को, हर गैस तो अलाउ नहीं करना होना चाहिए। सो O2 एंड CO2 सो दैट कैन डायरेक्टली पास थ्रू द मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। ठीक है। एंड कोई वैसे एनसीईआरटी में नहीं, जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट, नो सेल्यूलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मूवमेंट। इसी को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर का आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थिन एंड सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों होना चाहिए? रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। और सेलेक्टिवली परमिएबल होना चाहिए O2 एंड CO2 को।